हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपको दो चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएं और उसके बाद आपसे बोला जाए कि बचे हुए कोर्स के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा या फिर आपको किसी तरीके का कोई पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए, आप लोगों तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए, ताकि आप लोगों की शिक्षा दीक्षा किसी भी तरीके की परिस्थितियों में ना रुके, चाहे पेंडेमिक रहे चाहे ना रहे, चाहे कुछ हो जाए, मगर आप लोगों का एजुकेशन, आप लोगों की शिक्षा निरंतरता से चलती रहे। ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में बढ़िया परफॉर्म करें, अच्छे करियर्स बनाएं, बढ़िया नागरिक बने और इस देश की तरक्की के प्रति आप अपना कंट्रीब्यूशन दें और अच्छी ज़िंदगी जिएं। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है, यही मैग्नेट ब्रेन्स का विजन है। इसी पर्टिकुलर विजन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के टर्म 2 के एग्जामिनेशंस करीब हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है। इसमें हम लोग आपके जो टर्म 2 के वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, वेरियस क्लासेस के, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, जिससे कि आपकी टर्म 2 की बढ़िया से तैयारी हो सके, किसी तरीके का कोई इफ़ एंड बट जो है आपकी तैयारी में ना रह जाए, आप लोग इफेक्टिवली अच्छे से जो है प्रिपेयर्ड होकर जा सकें और बढ़िया तरह से अपने एग्जामिनेशंस वगैरह में आप परफॉर्म कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी विजन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। आपका जो अब टर्म 2 का सिलेबस है, इस टर्म 2 के सिलेबस में हिस्ट्री क्लास 12 की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे जो यूनिट्स आने वाले हैं, उनमें से 4 यूनिट्स की हम लोगों ने बातचीत अपनी कर ख़त्म कर ली है। 5th यूनिट में जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, आज का सेशन जो रहेगा उसमें हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो लास्ट चैप्टर है टर्म 2 का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, किस तरीके के केसेस बनाए जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को इन क्वेश्चंस वगैरह का जवाब देना है। तो आज का जो सेशन रहेगा वो मेन इसी बात के ऊपर फोकस करेगा। आपके टर्म 2 का सिलेबस, उसका लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। वो बच्चे जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो CBSE का सैम्पल पेपर आया था, उससे हमको पता चला है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा हिस्ट्री में क्लास 12 में, उसमें जो 3-4 सेक्शंस आने हैं, उसमें से आपका जो सेक्शन नंबर C है, इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें होगा ये कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पूरा आपको उसको पढ़ना है और उस पैराग्राफ के ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के फिर आपने जवाब देना है। कुल मिला के 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं 4-4 नंबर के, यानी कि कुल मिला के 8 नंबर जो हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में से आएंगे। और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक केस में 3 क्वेश्चंस आने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो कुल मिला के 4 नंबर जो हैं आपको एक पर्टिकुलर केस बेस्ड क्वेश्चन पे मिलेंगे और 4 नंबर दूसरे वाले पे। तो कुल मिला के 8 नंबर जो हैं आपके यहाँ पर स्टेक पे लगे हुए हैं। तो इसके पहले के जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं उसमें से उसमें से किस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिए हैं। आज का जो चैप्टर है, इसमें अब ये जो लास्ट आपका यूनिट बचा हुआ है, इसमें हम लोग इसमें से किस तरीके के आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। तो जो पहला केस है इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो हेडिंग है वो है देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टीज। क्वेश्चन है रीड द गिवन केस / सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले अपने कोई केस पढ़ना है। इसकी जो हेडिंग है वो है देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। अच्छा, एक बात और कि इस तरीके के जो केसेस वगैरह आते हैं, जनरली ये केसेस ऐसा देखा गया है कि NCERT में जो आपको वो अलग से ब्लॉक्स वगैरह बने रहते हैं बड़े बड़े, उन ब्लॉक्स वगैरह का जो कंटेंट है वो उठा के आपको जो है केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह में दिया जाता है। तो इसके लिए मेरी आपको एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग NCERT में जो ब्लॉक्स वगैरह अलग से दिए जाते हैं, कम से कम उनको देख कर जाएं। केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह जो है यहीं से आने हैं, नहीं तो फिर आप जो हमारे वीडियोस वगैरह डले हैं वो तो आप देखे ही देखें, उसमें भी जो है इन सारे ब्लॉक्स वगैरह को कवर किया गया है। तो आप लोगों को जो है ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। केस बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली ये बात देखी गई है, NCERT के जो ब्लॉक्स वगैरह अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिए जाते हैं, सेपरेट जो बैगनी कलर में हो गया या फिर हल्के हरे कलर के कलर में जो ब्लॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं NCERT में, वहाँ से ये क्वेश्चन वगैरह वहीं से फ्रेम किए जा रहे हैं। तो उनको कम से कम अपने को पढ़कर जाना है। अब जैसे ये हेडिंग पढ़ी मैंने, देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, तो ये हेडिंग के साथ में गोविंद वल्लभ पंत साहब ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में जो अपने आर्ग्यूमेंट वगैरह दिए थे उसको NCERT में
डील किया गया है। अब वही चीज़ जो है यहाँ पर जो है आपका पूछी गई है, तो पढ़ते से मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह के ऊपर गोविंद वल्लभ पंत के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे उठाया गया है। तो इस तरह से अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक फैमिलियरिटी रहेगी, तो ज़्यादा अच्छे से जो है केस वगैरह के क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन वगैरह जो है इससे ना उठा के बाहर से पूछ लिया जाता है, जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है और तब आप इफेक्टिवली इसका जवाब दे सकते हैं। चलें देखते हैं। Govind Vallabh Pant argued that in order to become loyal citizens, people have to stop फोकसिंग ओनली ऑन द कम्युनिटी एंड फॉर द सेल्फ। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत साहब ने ये बोला कि अगर आप इस देश के जिम्मेदार और वफादार नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि लोगों को सिर्फ अपने समाज के ऊपर या अपने जो संप्रदाय है उसी के ऊपर फोकस करना और अपने ऊपर जो है फोकस करना बंद करना होगा। यानी कि ये कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ और मैं अपने समुदाय के बारे में सोच रहा हूँ, इस तरीके से जो है आप अपने देश के जो हैं एक अच्छे लॉयल नागरिक नहीं बन सकते। ये गोविंद वल्लभ पंत साहब का मानना था। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप ये चाहते हो कि आपके देश में लोकतंत्र कामयाब हो तो उसके लिए जरूरी यह है कि आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन में। आपको अपने अंदर जो है खुद का स्व अनुशासन लाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। क्योंकि आपका जो लोकतंत्र होता है इसमें सामने वाले को, किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में कम सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में जो है ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी डिवाइडेड लॉयल्टीज। आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो वफादारी है वो डिवाइडेड नहीं हो सकती। यानी कि एक ही वक्त पर आप 2, 3, 4 चीजों के लिए एक ही वक्त पर जो है लॉयल नहीं हो सकते। एक ही वक्त पर आप 3, 4 लोगों के साथ में वफादारियों की कस्में नहीं खा सकते। ऑल लॉयल्टीज मस्ट एक्सक्लूसिवली बी सेंटर्ड अराउंड द स्टेट। आपकी सारी की सारी जो लॉयल्टी है वो आपके स्टेट के साथ या फिर आपके देश के साथ में होनी चाहिए। इफ इन अ डेमोक्रेसी यू क्रिएट राइवल लॉयल्टीज और यू क्रिएट a system in which any individual or group, instead of suppressing his extravagance, cares sought for larger or other interest, then democracy is doomed। अब इसके आगे ये कहते हैं कि अगर आप एक डेमोक्रेसी में इस तरीके का माहौल बनाते हो कि एक व्यक्ति की कई सारी लॉयल्टीज हैं, वो यानी कि कई सारी चीजों के प्रति वफादारियों की कस्में खा रहा है और ये जो सारी चीजें हैं वो परस्पर आपस में अंतर विरोधी हैं। यानी कि अगर आप एक के प्रति लॉयल हो तो फिर आप दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हो पाओगे, या इस तरीके की परिस्थितियां अगर हैं, या फिर आपने अगर ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति या फिर एक समूह जो है वो अपने अंदर की जो ये भावना है कि वो कई सारी चीजों के प्रति लॉयल्टी रखना चाहता है और एक के प्रति अगर लॉयल रहा तो दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रह पाएगा, इस तरीके की राइवल लॉयल्टीज की परिस्थितियां अगर क्रिएट होती हैं तो वो फिर बड़े इंटरेस्ट जो हैं, पूरे के पूरे देश के जो इंटरेस्ट हैं वो इसके बारे में नहीं सोचता और वो सिर्फ अपने बारे में या अपने जो लोगों के बारे में सोचता है। और इस तरीके से जो आपकी डेमोक्रेसी है वो बर्बादी की तरफ आपको लेकर जाएगी, फिर उसमें आपका कुछ भला नहीं होगा। ये जो है गोविंद वल्लभ पंत साहब के आर्गुमेंट थे। तो ये आपका पूरा का पूरा एक जो है पैराग्राफ बनकर तैयार हो गया, एक केस बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं और फिर जो जवाब वगैरह दिए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, व्हाई डिड गोविंद वल्लभ पंत ले मोर स्ट्रेस ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पहला सवाल ये कि गोविंद वल्लभ पंत साहब जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन का जो आपकी कला है या फिर आर्ट जो है इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों दे रहे थे। इसका जवाब अपने को इसी पैराग्राफ से मिल जाएगा, अभी अपन ने देखा। व्हाट वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल। अब यहां पे हमको ये पूछा गया है कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भैया क्या चीजों को इंपॉर्टेंट माना गया। तीसरा, इन डेमोक्रेसी वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स, गिव योर व्यूज ऑन दिस फिलॉसफी। एक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में एक व्यक्ति को अपने बारे में कम सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट या इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के बारे में आप जो है अपने विचार वगैरह या अपने जो व्यूज हैं वो बताइए। अब ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब मोर और लेस आपको इसमें से मिल जाएगा। कैसे? गोविंद वल्लभ पंत साहब जो थे उन्होंने आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर इसलिए फोकस किया क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर आपको डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए सामने वाले को सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप अपने बारे में कम सोचोगे, दूसरों के बारे में या कलेक्टिव अगर आप बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचोगे तो फिर डेमोक्रेसी जो है उसमें गेन होगा और उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इनका आर्ग्यूमेंट था। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो था कि क्यों आपने जो है इस बात को आपने जो डेमोक्रेसी है इसके सक्सेस के लिए किन चीजों को इंपॉर्टेंट माना है।
तो डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जो इन चीजों को इंपॉर्टेंट माना गया है, पहला तो यह कि आपकी लॉयल्टी जो है डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। आपकी लॉयल्टी सिर्फ जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्टेट के प्रति होनी चाहिए, और नागरिक जो है उनको अपने बारे में कम सोचना चाहिए और अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं या फिर अपने देश की जो ओवरऑल भलाई है उसके बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए, तब आपकी डेमोक्रेसी ज्यादा इफेक्टिवली कामयाब हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को अपने बारे में कम सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, या फिर समाज के बारे में इन टोटलिटी आपको ज्यादा इफेक्टिवली सोचना चाहिए। इस फिलॉसफी के बारे में अपने को व्यूज देना है। तो ये यहां पर अब आपको जवाब जो है अपने शब्दों में देना पड़ेगा, मगर उसके लिए आप जो आखिरी की 2-3 लाइनें हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि ये फिलॉसफी सजेस्ट ये करती है कि एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति कंसिडरेट होना चाहिए, यानी कि दूसरों के प्रति आपको अपने मन में दया भाव, केयर और कंसर्न रखना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए ही सब कुछ करोगे और दूसरों के इंटरेस्ट या लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती। और यह फिलॉसफी जो है बेसिकली प्रमोट करती है कि जो आपका पीपल सेंट्रिक इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल के, उनको हटाया जाए और उसकी जगह एक जो ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव है लोगों के दिमाग में वो लाया जाए, ताकि डेमोक्रेसी जो है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। ये पर्टिकुलर फिलॉसफी इस बात के ऊपर स्ट्रेस देती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना सेकंड केस है इसकी हेडिंग है वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। अब ये भी जो है एक पर्टिकुलर आपको जो ब्लॉक अलग से दिया जाता है एनसीईआरटी में, वहीं से उठा के ये क्वेश्चन बनाया गया, और इसी तरीके का क्वेश्चन आप मानकर चलें आपको आपका जो मेन पेपर रहेगा उसमें भी एनसीईआरटी का कोई ब्लॉक वगैरह जो है वही उठा के दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, ये आपकी हेडिंग है और केस वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। We say that it is our firm and solemn resolve to have an independent sovereign republic। हम लोग ये कहते हैं कि ये हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि हमको एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाना है, इंडिपेंडेंट एक आपका इस तरीके का लोकतंत्र बनाना है जो संप्रभु हो। इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरेन, इट इज बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट इज बाउंड टू बी रिपब्लिक। हम हर हालत में सोवरेन बनेंगे, खुद मुख्तार बनेंगे, हम हर हालत में आज़ाद रियासत या हुकूमत बनेंगे, और हम हर हालत में एक रिपब्लिक या फिर एक लोकतंत्र, अच्छे इफेक्टिव रिपब्लिक बनकर जो है तैयार होंगे। नाउ सम फ्रेंड्स हैव रेज्ड द क्वेश्चन व्हाई हैव यू नॉट पुट इन द वर्ड डेमोक्रेटिक हियर। अब कुछ जो दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब आपने यहाँ पे सोवरेन, रिपब्लिक और ये सारी चीजों के साथ में डेमोक्रेटिक शब्द को क्यों नहीं डाला। वेल आई टोल्ड देम दैट इट इज कंसीवेबल ऑफ कोर्स दैट अ रिपब्लिक में नॉट बी डेमोक्रेटिक, बट द वोल ऑफ अवर पास्ट इज विटनेस टू दिस फैक्ट दैट वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो इसका जवाब मैं इस तरह से देता हूं कि ये बात तो भाई आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा इतिहास है वो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही चला है। तो ये लिखने की अलग से जरूरत नहीं है कि अगर हमने डेमोक्रेटिक नहीं लिखा तो फिर हम डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक शब्द का अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग डेमोक्रेसी नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वी आर एमिंग एट डेमोक्रेसी एंड नथिंग लेस देन अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बात है हम लोग डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र को ही लेकर चल रहे हैं, हमारा वही लक्ष्य है और हम उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे भी नहीं। व्हाट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट शेप इट माइट टेक इज अनदर मैटर। हालांकि अब किस तरीके का लोकतंत्र होगा और वो क्या शेप वगैरह लेने वाला है वो एक अलग बात है। The democracies of the present day, many of them in Europe and elsewhere, have played a great part in world's progress। आज की जो आपकी डेमोक्रेसीज हैं, कई सारी यूरोप में हैं, कई दूसरी जगहों पर भी हैं, इन्होंने दुनिया की प्रोग्रेस में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। Yet it may be doubtful if those democracies may not have to change their shape somewhat before long if they have to remain complete democracies। मगर फिर भी इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर इन डेमोक्रेसीज को डेमोक्रेसीज रहना है तो इसके लिए वक्त के साथ में इसको अपने आप में जो है काफी सारे बदलाव वगैरह भी करना पड़ेंगे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, I hope a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic country। तो क्योंकि इन लोगों को भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेंगे अगर इनको वक्त के साथ में डेमोक्रेटिक रहना है, इसलिए इन लोगों को कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि आज आप इनको कॉपी पेस्ट कर लो और कल को उन्होंने अपने अंदर उन चीजों को बदल ही लिया जिनको आपने कॉपी पेस्ट किया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी नहीं करेंगे। हम इन पर्टिकुलर अगर हमारे को कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चाहिए तो हम लोग उसको खुद बनाएंगे। हम जस का तस किसी दूसरे देश से कोई भी चीज कॉपी नहीं करेंगे। वी मे इंप्रूव अपॉन इट if an event whatsoever any event whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of our people and be acceptable to them। मतलब ये कि हम किसी भी चीज को इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से कॉपी नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के अनुसार उन चीजों में इंप्रूवमेंट वगैरह करेंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे, और जो भी चीज हम अपने जिस भी तरीके की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग लेकर आने वाले हैं, जिस भी तरीके की सरकार हम लोग यहाँ पर चलाने वाले हैं, वो हमारे देश के जो लोग हैं उनके टेम्पर के साथ में फिट होना जरूरी है और उन लोगों को एक्सेप्टेबल होना भी जरूरी
जरूरी है। वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, इट विल बी ऑफ दिस हाउस टू डिटरमाइन व्हाट शेप टू बी गिवन टू द डेमोक्रेसी, द फुलेस्ट डेमोक्रेसी। I hope the house will notice that in this resolution, although we have not used the word democratic because we thought it is obvious that the word republic contains that word and we have done something much more than using this word. इसलिए आप किस तरीके की डेमोक्रेसी अपनानी है वो ये देश, वो इस देश के लिए वो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिसाइड करेगा। मगर हाँ, मैंने डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसी में ये बात समझ में आ जाती है कि हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की तरफ ही जा रहे हैं और उससे कम हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी के साथ में, ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो स्पीच दी थी उसका हिस्सा है। उसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। We have given the content of democracy in this resolution and not only the content of the democracy but the context also। अब हमने जो है किस तरीके की डेमोक्रेसी होनी चाहिए उसका ना सिर्फ हमने यहाँ पे कंटेंट बताया है बट साथ ही साथ हमने उसका कंटेक्स्ट जो है कि किस बात को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट लिखा गया है, हमने उस चीज को भी हाईलाइट किया है। Also, if I may say so, of economic democracy in this resolution, साथ ही साथ हम लोगों ने सिर्फ आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बातचीत नहीं करी है, हम लोगों ने इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की है। अदर माइट्स टेक ऑब्जेक्शन टू दिस रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट वी हैव नॉट सेड दैट इट शुड बी अ सोशलिस्ट स्टेट। कई लोग ये भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाते हुए कि भाई इसमें आपने ये तो कहा नहीं है कि एक सोशलिस्ट स्टेट जो है वो बनाने की बात तो इसमें कही नहीं गई है। Well, I stand for socialism and I hope India will stand for socialism and that India will go towards the constitution of a socialist state। हालांकि मैं सोशलिज्म के साथ खड़ा होता हूं और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान भी सोशलिज्म के साथ खड़ा होगा और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो है सोशलिस्ट स्टेट की तरफ जाएगा। बट एंड आई डू बिलीव दैट द होल वर्ल्ड विल हैव टू गो दैट वे एंड मेरा मानना है कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो दुनिया है वो भी उसी रास्ते पर जाएगी। अब इस तरीके से ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने ये 3 स्लाइड्स में देखा है, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी से लेके यहां तक का, ये बेसिकली वो स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने दी थी जब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह को प्रस्तुत कर रहे थे और जब वो अपनी स्पीच वगैरह इसके रिस्पेक्ट में दे रहे थे। अब इसमें नेहरू जी ने ये बताया है कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी रहेगी वो किस तरीके की रहेगी। इसमें जो डेमोक्रेटिक शब्द है उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, वो क्यों किसी दूसरे देश की डेमोक्रेसी के सिस्टम या प्रिंसिपल्स को जस का तस कॉपी नहीं कर रहे हैं और वो किस तरीके की आइडियोलॉजी रखते हैं और वो क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ जाना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से उठा के पूछा गया। मैंने भी जब हम लोग लेक्चर्स वगैरह ले रहे थे उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां से फिर वही बात क्लियर हो जाती है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके जो अलग से जो ब्लॉक्स वगैरह एनसीईआरटी में दिए गए हैं वहां से पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन ब्लॉक्स वगैरह को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर इसका कंटेक्स्ट समझे बिना हम लोग इसका इफेक्टिवली जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं और फिर हम लोग उसका जवाब वगैरह देंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन व्हाई नेहरू डिड नॉट मेंशन द वर्ड डेमोक्रेटिक इन द रिजोल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि नेहरू ने डेमोक्रेटिक शब्द जो है रिजोल्यूशन में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका जवाब अपने को जो पैराग्राफ है वो पढ़ के मिल जाएगा और उसके बेसिस पर जवाब दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द अबव पैसेज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 बेसिक फीचर्स दिए गए हैं उनको हमको मेंशन करना है जो इस पैसेज में जो है बताए गए हैं। तीसरा, ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डिड नेहरू गिव स्ट्रेस टू। नेहरू किस तरीके के सोशलिज्म के ऊपर स्ट्रेस दे रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ पढ़ के आप पूरी तरह से नहीं जवाब दे सकते, इसके लिए आपको चैप्टर का और फर्दर नॉलेज होना जरूरी है। चले बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आपका जो नेहरू ने जो है डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया रिजोल्यूशन में, उसकी बात करते हैं। तो उसके पीछे नेहरू जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है डेमोक्रेटिक शब्द इस्तेमाल ना करने का, उसका ऑब्जेक्टिव ये है या उसके पीछे की वजह यह है कि रिपब्लिक शब्द जो है इसी में डेमोक्रेटिक शब्द जो है उसका जो मतलब है वो समाहित है या फिर उसी में जो है वो कन्वे हो जाता है और वो अननेसेसरीली रिडंडेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये नेहरू जी का एक्सप्लेनेशन था कि क्योंकि मैंने रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया है, बिना डेमोक्रेसी के तो रिपब्लिक बन नहीं सकता, बिना रिपब्लिक के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो जब रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल हो ही गया तो वो ऑटोमेटिकली ये बात बता रहा है कि भाई आप जो है डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। तो
इस तरीके से जो है मैंने आपका जो डेमोक्रेटिक शब्द है उसका इस्तेमाल ना कर कर भी उसके मतलब को कंप्लाई कर दिया है, उसके मतलब को मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया है। अलग से जो है आपको अनशन शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी या रिडंडेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करने से भी आप बच गए और आपने एक शब्द की मदद से दूसरा भी जो है उसमें उसका मीनिंग जो है आपने कन्वे कर दिया, पहला। दूसरा, मेंशन द 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द अबव पैसेज। अब इसमें आपको जो बेसिक फीचर्स 3 बेसिक फीचर्स जो संविधान में दिए गए हैं इस पैसेज में जो मेंशन किए गए हैं उनके बारे में आपको मेंशन करना है। तो उसका जवाब आपको सबसे पहले वाले हिस्से में ही देखने को मिल जाएगा और सेकंड वाले में भी उसके बारे में बातचीत की गई है। तो जो 3 बेसिक फीचर्स वगैरह हैं वो है इंडिपेंडेंट, दूसरा है आपका सोवरेन और तीसरा है रिपब्लिक। इन 3 फीचर्स की बात की गई है और आगे ये बोला गया है कि इंडिया इज बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरेन एंड इंडिया इज बाउंड टू बी रिपब्लिक। इन 3 फीचर्स वगैरह की मदद से इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर डेमोक्रेसी की तरफ एम लगा रहा है। ऐसा समझ सकते हैं कि आपका सोवरेन, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट जो है वो बेसिकली तीर है और आपने इस तीर को जो है कमान पे रखकर आप लगा जो निशाना रहे हो वो डेमोक्रेसी की तरफ में रहे हो या डेमोक्रेसी की तरफ आप हिट करना चाह रहे हो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की मदद से। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा, ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डिड नेहरू गिव स्ट्रेस टू। अब नेहरू जो है वो किस तरीके के सोशलिज्म के ऊपर स्ट्रेस दे रहे थे, इसका पूरा जवाब इस पैराग्राफ से नहीं मिलता। अपने को ये जो जवाब है इसके लिए थोड़ा सा और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हालांकि इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, मगर इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिवली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। आप होगा यही कि जो लोग सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ के जवाब देंगे उनके जवाब में 1 नंबर के करीब आपका एग्जामिनर दे देगा, मगर अगर आपने किताब को पढ़ा और ज्यादा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसका आंसर लिखा तो आपको 2 नंबर के करीब जो है इसमें से पूरे मिल जाएंगे। तो नेहरू जी जो है ना सिर्फ वो स्ट्रेस देते थे मगर वो सपोर्टर भी थे सोशलिज्म के ऊपर और इनका कहना यह था कि इंडिया जो है सोशलिज्म के लिए स्टैंड करेगा जब हर एक नागरिक जो है उसको बराबरी से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका दिया जाएगा। प्लस साथ ही साथ नेहरू जी ये भी कहते थे कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सपोर्टर हूं, मैं आपका जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है उसका सपोर्टर नहीं हूं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में यह होता है कि आपका पूरा देश जो है वो सरकार के अधीन आ जाता है, किसी की अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता। सरकार आपको काम देती है, सरकार आपको सब कुछ देती है, वो आपको करना पड़ता है, बदले में आपको सरकार जो है रहने खाने की व्यवस्था आपकी करती है। अब और सरकार के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, प्रश्न नहीं पूछ सकते, इस तरीके की जो है व्यवस्था वगैरह बनाई जाती है। वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म था जो खत्म हो गया। नेहरू जी उसके सपोर्टर नहीं थे। नेहरू जी का कहना यह था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, इलेक्शंस होंगे, चुनाव वगैरह होंगे, मगर सरकार जो है इन सारी बातों का ध्यान रखेगी और लोगों को जो काम बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। बराबरी से अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेंगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, और सारी चीजें वगैरह जो है आप इसमें कर सकते हो। तो नेहरू जी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्ट्रेस देते थे। चलें अगला देखते हैं। अब थर्ड वाला जो आपका केस है इसमें जो हेडिंग दी गई है वो क्या है? ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड। अब ये जो आपका पैराग्राफ है इसकी हेडिंग है ब्रिटिश एलिमेंट जा चुका है मगर उन्होंने मिस्चीफ पीछे छोड़ दी है। अब ये जो पैराग्राफ है जहां से उठाया गया है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थे सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में वो सब जो रखे थे उससे ये पैराग्राफ वगैरह जो है बनाया गया। चलें पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल said it is no use saying that we ask for separate electorates because it is good for us। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि यह कहने की अब कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। हमने इस आर्ग्यूमेंट को 50 बार सुन लिया है, बहुत बार हम लोग इसको सुन चुके हैं। वी हैव हर्ड इट लॉन्ग इनफ। We have heard it for years and as a result of this agitation we are now a separate nation। हम लोग ये बात कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लिए अच्छा है और हम इसलिए इसकी डिमांड कर रहे हैं। सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं 50 बार इस बात को सुन चुके हैं और ये जो डिमांड है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे लिए अच्छा है और ये हम इसलिए हम लोग इसकी डिमांड करते हैं। इसके चक्कर में आज देश का बंटवारा हो गया है और आज एक डिवाइडेड नेशन की तरह, एक सेपरेट नेशन की तरह हम लोग खड़े हुए हैं। कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स? क्या आप मुझे कोई एक ऐसा देश बता सकते हैं जहां पर आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह हों? इफ सो आई शैल बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट। अगर ऐसा एक भी देश है जहां पर एक डेमोक्रेसी है जो आजाद है और वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट है, अगर ऐसा आपने एक भी देश मुझे बता दिया तो फिर मैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। बट इट इन दिस अनफॉर्चुनेट कंट्री इफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट इज गोइंग टू बी persisted in even after the division of the country, वो betide the country, it is not worth living in। तो इसमें अब ये कहते हैं कि अब मगर इस देश में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेपरेट इलेक्टोरेट के चक्कर में इस देश का बंटवारा हो गया, फिर भी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की जा रही है तब फिर ये देश रहने लायक नहीं बचता, तब आप इसमें नहीं रह सकते। ठीक है जी।
therefore I say it is not for my good alone, it is for your own good that I say it, forget the past, one day we may be united। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है, ये आपके खुद के भले के लिए भी है कि जो पास्ट है उसको आप भूल जाइए, एक दिन हम सब लोग जो है एक देश के तौर पर यूनाइटेड होंगे। जो ब्रिटिश एलिमेंट है वो जा चुका है, अंग्रेज यहां से जा चुके हैं, मगर उन्होंने जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर ये मिस्चीफ छोड़ी थी, जिसके चक्कर में हमारे बीच में इतना वैमनस्य आ गया और इसके चक्कर में आपका पूरा देश डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया, ये अभी भी पीछे रह गया है और इससे अब हमको लड़ना पड़ेगा, इसका हमको सामना करना पड़ेगा, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर चीजें इफेक्टिवली और ज्यादा खराब होंगी। वी डू नॉट वांट टू परपिचुएट द मिस्चीफ। When the British introduced this element, they had not expected they had to go so soon। अब हम ये जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया ये क्रियाकलाप है, हम इसको और ज्यादा जो है आगे बढ़ाना नहीं चाहते। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो नाटक ये लोग लेकर आए थे, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इनफैक्ट अंग्रेज जब इसको लेकर आए थे, उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इनको इतना जल्दी जो है यहां से जाना पड़ जाएगा। दे वॉन्टेड इट फॉर देयर ईजी एडमिनिस्ट्रेशन। वो सेपरेट इलेक्टोरेट की पूरी व्यवस्था इसलिए लेकर आए थे कि ज्यादा आसानी के साथ में प्रशासन को चलाया जा सके हिंदुस्तान में। दैट इज ऑल राइट, ठीक है, वो हो गया, बात की बात है। बट दे हैव लेफ्ट द लीगेसी बिहाइंड। मगर वो इसके पीछे अपनी पूरी की पूरी एक लीगेसी जो है छोड़कर गए हैं। आर वी नॉट टू गेट आउट ऑफ आर वी टू गेट आउट ऑफ इट और नॉट। अब क्या हम इससे बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल ये उठता है। तो ये जो है सरदार पटेल ने अपना पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जो है दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह का, जो पूरा का पूरा केस था उसके अगेंस्ट में। अब यहां पे जो सवाल बनते हैं, व्हाई वेर सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंसिडर्ड एज अ मिस्चीफ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मिस्चीफ क्यों माना गया है? पहला, स्टेट द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर्मिंग द नेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे पॉलिटिकल यूनिटी बनाने के लिए और इस नेशन के फॉर्मेशन के लिए, वो आर्गुमेंट्स वगैरह को आप स्टेट करिए। तीसरा, हाउ डिड द फिलॉसफी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रिजल्ट इन सेपरेट नेशन। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो फिलॉसफी है, इसके चक्कर में आपका खुद का सेपरेट नेशन कैसे हो गया, अब आपको ये बताना है। ये 300 सवाल है, इनका जवाब अब हमको देना है। इन 3 सवालों पे जो है, इन 3 सवालों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें, पहला क्वेश्चन, why were separate electorates considered as a mischief। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे, इनको मिस्चीफ इसलिए कंसिडर किया जाता था क्योंकि इसमें आपने ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बेसिस पर आप माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देंगे, मगर बेसिकली आप, और इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है आसानी से चलेगा। मगर इस पर्टिकुलर ये जो आर्गुमेंट दिया गया था ऑन द नेम ऑफ गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इजी, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देकर हम लोग माइनॉरिटीज जो है उनका रिप्रेजेंटेशन भी दे देंगे और प्रशासन वगैरह जो है उसको चलाने में भी आसानी होगी। इस आर्गुमेंट के बेसिस पर आप सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए, मगर उसके बेसिस पर आपने इस देश की जो 2 मेजर कम्युनिटीज हैं, आपकी जो 2 मेजोरिटीज हैं, आपकी जो लार्जेस्ट मेजोरिटी और जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, इनके बीच में आपने अच्छा खासा वैमनस्य क्रिएट कर दिया, जमकर कम्युनल जहर भरा, अंडशंड राइट्स करवाया और नतीजे में हिंदुस्तान का बंटवारा करवा दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के चक्कर में। इसलिए ये एक मिस्चीफ थी, अंग्रेजों का षड्यंत्र था, या अंग्रेजों की एक चाल थी ये। लेटर दिस इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वही बात की, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इशू था, इसने फिर बाद में देश के विभाजन में जो है बहुत बड़ा रोल अदा किया था। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट एक मिस्चीफ है। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, सेपरेट इलेक्टोरेट को हमें हटाना ही होगा, इसके बिना ही हमको जो है आगे बढ़ना होगा। चलें, पहला क्वेश्चन। अगला, स्टेट द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर्मिंग द नेशन। अब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आर्ग्यूमेंट दिए थे पॉलिटिकल यूनिटी बनाने के लिए और नेशन के फॉर्मेशन के लिए, उसके उन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को हमको लिस्ट करना है। तो जो आर्ग्यूमेंट वगैरह दिए गए थे वो क्या थे? सबसे पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्टर से उन्होंने ये पूछा था कि भैया ऐसा कौन सा देश है, ऐसा आजाद देश जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन हो, जरा हमें भी बता दो, और अगर बता दोगे तो फिर हम भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। दूसरा, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन देम दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज not given to minorities for their safeguard but due to political reason। साथ ही साथ उन्होंने यह बताने की कोशिश करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोगों को आपके सेफगार्ड के लिए नहीं दिए गए, मगर राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक कारणों से दिए गए थे, जिसके बेसिस पर अंग्रेज अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। इससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए माइनॉरिटीज का भला इसी में है, इंटरेस्ट इसी में है कि वो लोग ये जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट की, इसको ना उठाएं, क्योंकि हम लोग देश का बंटवारा पहले ही झेल चुके हैं। अब इस डिमांड को आगे बढ़ा के और फर्दर डिविजन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
थर्ड जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द फिलॉसफी ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट रिजल्ट इन अ सेपरेट नेशन। अब हमको ये बताना है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट की जो ये फिलॉसफी है ये सेपरेट नेशन में किस तरीके से रिजल्ट करती है। तो इसका जवाब ये निकल कर आता है कि जो आपकी सेपरेट इलेक्ट्रेट की फिलॉसफी है, इसने किया ये कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर इसने हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में काफी ज्यादा सेपरेशन वगैरह क्रिएट किया। इन्होंने ये बोला कि हिंदूज एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं, मुस्लिम्स एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मगर इस तरीके के वैमनस्य डाल डाल के आपने एक पॉलिटिकल बेसिस पर जो है डिवाइड वगैरह क्रिएट किया। इसमें इन्होंने ये भी जो है लोगों के दिमाग में बात डाली कि जो आपके इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वो कॉमन नहीं है, जबकि ये बात भी गलत है। इसलिए मुस्लिम्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कोई मुस्लिम कर सकता है और हिंदूज जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कोई हिंदू कर सकता है। ये परस्पर एक दूसरे का आपस में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पॉलिसी थी, ये जो ऑब्जेक्टिव था, इसने लोगों को रिलीजन के बेसिस पर बांट दिया और नतीजे में सेपरेट नेशन बनकर आ गया और आज तक जो है वो नासूर बनकर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमें परेशान कर रहा है या फिर हमारे लिए एक नासूर बना हुआ है। तो ये जो एक पूरा सेपरेट इलेक्ट्रेट का नाटक था, उसने आज एक ऐसा देश बना दिया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठा हुआ है और जिसके साथ में नाटक हो सकते हैं और काफी सारे इश्यूज वगैरह बन सकते हैं। तो आज तक जो है वो समस्या बनी हुई है, किसी ना किसी रूप में वो फोड़े की तरह मवाद, जो फोड़े में से जो मवाद निकलता है उस तरह से परेशान किए जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिलॉसफी जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट की सेपरेट नेशन में निकल कर आ गई और बात खत्म हो गई। वो एक ऐसा दर्द है, ऐसा परपिचुअल घाव है जिसमें से कुछ ना कुछ जो है वो निकलता जा ही रहा है और हम अभी तक जो है इससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए। तो ये जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट की फिलॉसफी है जिसको हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए इसको बैन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बकायदा सेपरेट इलेक्ट्रेट वगैरह के ऊपर बैन लगाया। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारी हिस्ट्री के टर्म 2 का सिलेबस है क्लास 12 का, उसका जो लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, किस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, कहाँ से हमको केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है और किस तरीके से जवाब वगैरह देना है। तो इसी के साथ में ये सेशन वगैरह जो है अपना समाप्त होता है। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के जो हमारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं उस पर भी आप जा सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म या फिर एक डेडिकेटेड चैनल शुरू किया है। इस पर भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर जो बनाया जा रहा है वो भी मिलेगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में आप लोग जुड़े रहें। मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करेगा कि आप लोगों तक किसी भी परिस्थितियों में हर तरह से क्वालिटी कंटेंट लाया जाए। और अगर आप लोग कुछ चाहते हैं और आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं मैग्नेट ब्रेन से, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अलग अलग आपके पास जो फीडबैक के मीडियम्स हैं उसके माध्यम से आप जो है उन चीज़ों को बता सकते हैं। हम उनको भी समाहित करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट देकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट साथ ही साथ आप लोग लाइफ में भी जो है फिर बढ़िया परफॉर्म कर सकें, अच्छे नागरिक बन सकें। एंड ऑब्वियस सी बात है, देश से ऊपर तो कुछ नहीं आता, देश की प्रगति में, तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकें। चलें, सो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। और आज के सेशन के साथ में ही अपना जो टेस्ट सीरीज की जो अपने लेक्चर्स वगैरह चल रहे थे वो समाप्त होते हैं। एक टॉपिक बचता है केस आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस का, तो वो मैं सारे चैप्टर्स वगैरह के मैप बेस्ड क्वेश्चंस इकट्ठे आप लोगों को करवाऊंगा। उसके पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, ये सारे जो आपके टेस्ट सीरीज वगैरह के लेक्चर्स थे आप इनको देख लें। आपका जो टर्म 2 के सिलेबस के सारे वीडियोज़ वगैरह बना के डिटेल में डाले गए आप उनको देख लें। वन शॉट रिविजन वीडियोज़ भी अब आपको मिलना शुरू हो गए हैं, आप उन्हें भी देखें, बढ़िया तरह से तैयारी करें। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर वी कैन। एंड बढ़िया तरह से अपनी प्रिपरेशन करते चलें, आगे बढ़ते चलें, मेहनत करते चलें, इंप्रूवमेंट करते चलें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और पढ़ते रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।